लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कल के लिए, और कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका डिस्कशन भी करेंगे। बिकॉज हो क्या रखा है ना कि मार्केट में आपको मूवमेंट वगैरह दिखाई दिए होंगे, एंड जिस तरह के मूवमेंट्स हैं उसके बाद मार्केट्स के जिस तरह से रिएक्शंस चल रहे हैं, जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है, बहुत कुछ देखने को, सोचने को, समझने को मिल रहा है। एंड बहुत ब्रूटल फॉल भी हुआ। लोग बहुत रीजंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यार ये रीजन है, इस रीजन से मार्केट गिरा, उस रीजन से मार्केट गिरा, एंड ऑल दैट। देखिए, बात समझिए, इवेंचुअली गिरा मार्केट ना। कोई कहेगा कि डॉलर बेचने के कारण बैंक्स को डॉलर बेचने को आरबीआई कहा, इसलिए मार्केट गिरा। प्रॉब्लम यही है कि बैंक्स का काम बैंकिंग बिजनेस करना है, ना कि डॉलर खरीदना बेचना है। तो आरबीआई मना कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? और 100 मिलियन होल्ड करने को दिया है। 100 मिलियन होता है पता है कितने का? 800 करोड़ का। तो 800 करोड़ का करेंसी होल्ड करने तो दी, 800 करोड़, सॉरी अब तो 95 हो गया ना। तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का डॉलर्स होल्ड करने को परमिशन दिया है। उससे कौन सा जरूरत है डेली बेसिस पे? होर्डिंग लगी हुई थी बिना मतलब का। बैंक्स ने अपना बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस से प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो इसी को अपना इनकम सोर्स बना के रखा था। और आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट किया जा रहा था, तो आरबीआई तो अपने हिसाब से ठीक ही कर रहा है। बट मार्केट को ये दिखता है कि बैंक्स अच्छा खासा पैसा इससे कमा रहे थे, क्योंकि साल भर में 10-12% करेंसी ऐसे ही डिप्रिशिएट हो जा रही थी। प्लस ये होल्ड करेंगे रेफरेंस रेट पे, और जब ये क्लाइंट्स को बेचेंगे, ठीक है, तो वो होता है प्रीमियम पे, तो उसमें इनको बहुत फायदा होता है। तो ये चीज दिखा इंडस्ट्री को, तो बैंक निफ्टी ज्यादा टूटा उस दिन। बट क्या सिर्फ यही एक रीजन था? क्योंकि बैंक्स का ही अगर रीजन होता तो सब लोग बेचते। एफआईआई ने 11,000 करोड़ का सामान एक दिन में बेच दिया। जो एफआईआई पूरे साल भर में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख करोड़ निकाल रहे थे, उन्होंने सिर्फ मार्च में 1 लाख करोड़ की सेलिंग करी है। ये रीजन है मार्केट गिरने का। एफआईआई आज से नहीं बेच रहे, इतने दिन से बेच रहे हैं। और उनको ये पता है कि हम क्रूड डिपेंडेंट कंट्री हैं। प्लस इंडिया के पॉलिटिशियंस ऐसे हैं कि उनके सामने अगर इलेक्शन है तो उनको कुछ नहीं समझ में आता है। इकोनॉमी बंद हो जाए, बर्बाद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इकोनॉमी की बैंड बच जाए, लेकिन इलेक्शन जीतना जरूरी है। राइट? तो टिल इलेक्शन यहाँ पे प्राइस हाइक भी नहीं होगा, तो वो जो लॉसेज होंगे वो गवर्नमेंट के फिजिकल डेफिसिट को और बढ़ाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर तो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया जाए। अरे आज नहीं बढ़ाओगे ठीक है, मत बढ़ाओ, लेकिन आप इलेक्शन के बाद तो ऐसे भी बढ़ाने वाले हो, पूरा इंडिया जानता है इस चीज को। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपको तो बीजेपी से प्रॉब्लम। अरे भाई कांग्रेस भी रहती तो वो भी यही करती। मैं बोल रहा हूं इंडिया के पॉलिटिशियंस ही चोर हैं, क्रूकेड हैं। अपने बच्चों बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे और आपको देंगे सरकारी स्कूल टूटा हुआ। डिफरेंस समझो ना। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे तुम्हारी तो ममता दीदी बहुत अच्छी है। तो उन गंवार जाहिलों को तो कोई क्या ही समझाए, जिनके ना बैल बुद्धि हो चुकी है। बैल के पास भी थोड़ी बुद्धि होगी, उनके पास तो बुद्धि भी नहीं है। जो गटर में चली गई है बुद्धि, तो कहां से निकलेगी? हाँ, वो गैस बन के निकलेगी। अभी पता है लास्ट कुछ दिन में सबसे अच्छा एप्रिसिएशन पता है कौन से एसेट क्लास में हुआ है? गैस सिलेंडर्स। जो 3,000 में ब्लैक मिल जा रहा था वो 5,000 में चलने लगा है ब्लैक गैस सिलेंडर्स। लेकिन ये भी नहीं है कि सप्लाई नहीं है। बुकिंग कर रहे हैं लोग, जो पहले 2-3 दिन में आ रहा था, अभी 15 दिन, 17 दिन, 18 दिन लग रहे हैं, लेकिन आ जा रहा है अभी भी, अभी तक अर्बन सिटीज में तो आ रहा है। रूरल में मुझे पता है कि रूरल में प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग खाली सिलेंडर लेके जाते थे, एक जगह पे खड़े होते थे, वहां पे सप्लाई आता था, उसमें उनका रिफिल हो के चला जाता था। अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि सप्लाई इतनी है नहीं, बेचारा एक ट्रक आ भी रहा है तो कितने लोगों को भरेगा? तो वो प्रॉब्लम है। बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे पार्शियल लॉकडाउन, एनर्जी सिक्योरिटी लॉकडाउन, ये वो चालू हो चुका है।
इंडिया में नहीं होने का एक रीजन ये भी है कि अभी करंट मार्केट एनवायरनमेंट, करंट सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं है इस चीज के लिए। पहला बात तो एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है, दूसरा चीज ये कंड्यूसिव नहीं है कि क्या सिचुएशन आएगा आगे। प्लस कमिंग मंथ में बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन है, तो आप जानते ही हैं गवर्नमेंट इस समय कोई हार्श डिसीजन लेगी नहीं। मालूम है कि वो इनके अगेंस्ट जाएगा पॉलिटिकली, तो वो भी वो डिसीजन नहीं लेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो इफेक्ट कर रही हैं मार्केट को। एक न्यूज़ फ्लो और भी है, यूएस ने ग्राउंड ट्रूप्स भेजे हैं ईरान के आसपास, और अब वो ईरान में एंटर करने की बहुत जल्दी तैयारी में है। और सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स बोल के एक वर्ड होता है, यूएस में इतना सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि आप इमेजिन करो सिचुएशन कि हमारे यूएस में सोल्जर्स कितने हैं किसी को नहीं पता, चलो ठीक है, 50,000 सोल्जर्स उन्होंने भेजने का बात किया। ईरान की मिलिट्री में 10 लाख सोल्जर्स, तो मतलब कि यूएस वाले अपने एक सोल्जर को इनके 10 सोल्जर के बराबर मान के रखे हैं। आप कह सकते हो इक्विपमेंट अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, सब चीज अच्छा है, बट ग्राउंड तो ईरान का ही है। तो थोड़ा सा प्लस इनके संग एक और प्रॉब्लम है, ये लोग वियतनाम में इतने साल अपना बेइज्जती करवाए और फिर भाग के निकल गए। अफगानिस्तान में इन्होंने यही किया, 20 साल लड़ाई करी और तालिबान को तालिबान से रिप्लेस कर दिया। इराक में आज तक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिला नहीं। सीरिया को इन लोगों ने दोनों साइड से बर्बाद कर दिया। तो हर जगह इनका यही रहता है, इनको सिर्फ बर्बाद करना रहता है। सेम चीज शायद ये ईरान के संग करना चाह रहे हैं। पर्पस पर्पस सिर्फ एक है, ऑयल का प्राइसेस को हाई रखना। आप लोग कहेंगे नहीं नहीं सर, पर्पस है कि वुमेन को आजादी दिलाना। ये हम इंडियंस कह रहे हैं। हम इंडियंस ये कह रहे हैं कि वुमेन्स को आजादी दिलानी है। चलिए, ये तो चलता रहेगा डिस्कशन ईरान वॉर वगैरह का। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज ये हैं कि जैसे जो हमारा, आपको याद होगा कि 2-4 दिन पहले न्यूज़ आई थी, 2-4 दिन मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि आरबीआई ने ब्रोकर्स की जो फंडिंग थी उसको बैन कर दिया था 1 अप्रैल से। तो उसमें उन्होंने पॉजिटिव न्यूज़ ये दिया है कि ये जो बैन है ये डेफर कर रहे हैं 1 जून से। अभी 100% फंडिंग मिल जाती थी, 50% फंडिंग अप्रैल से जून तक मिल रही है। तो 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो जाएगा जिस पर 0% फंडिंग मिलेगी, बट एटलीस्ट जून तक 50% फंडिंग मिलेगी। तो इमीडिएट जो खर्च होना था फंड्स का वो कल से नहीं हो रहा है। तो ठीक है, तो ये अभी अपेरेंटली दिखाई दे रहा है प्राइमा फेसी। और तो देखिए पॉजिटिव न्यूज फ्लोज और तो मेरे को नहीं दिखे बहुत ज्यादा। पॉजिटिव कमेंट्री भी बहुत जगह से नहीं दिखाई दे रही है। मार्केट्स क्या पुल बैक कर सकते हैं? कर सकते हैं, देखो इतना शार्प फॉल हुआ है, पुल बैक कर सकते हैं। बट क्या उस पुल बैक में बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजनी है? कभी नहीं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जब तक ऑयल प्राइस इन्फ्लेटेड है, हमारी करेंसी इतनी वीक है, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा। और हमारी मैडम के हिसाब से, निर्मला मैडम के हिसाब से, रुपी इज डूइंग फाइन। एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इज डूइंग फाइन।
इसने ऐसा हल कर लिया है ना अपना कि बीजेपी के गंवार से गंवार भक्त भी ना इसको डिफेंड नहीं करते हैं। जो पढ़े लिखे भक्त है वो तो नहीं करते हैं, इसको तो गंवार से गंवार भक्त भी डिफेंड नहीं करते। जो पूरा भी बैल है ना वो कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज करो। क्यों? क्योंकि इसने ऐसा ही हाल बना के रख दिया है, कुछ भी बोलना है। अब कल बोल देगी कि मैं पेट्रोल नहीं खरीदती इसलिए दाम बढ़ने से मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं डॉलर नहीं खरीदती मुझे क्या फर्क पड़ता है डॉलर का प्राइस बढ़े तो। मतलब बुद्धि नाम का मतलब कि कोई चीज होना चाहिए ना कि आदमी बोल क्या रहा है। एंड शी इज नाउ द लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इंडियन इकोनॉमी का जो बैंड बजा है ना उसका क्रेडिट 100 नहीं 110% इसी को जाता है। अब कुछ लोगों ने इकोनॉमी सर बहुत अच्छा कर रही है, हाउ डू यू डिफाइन अच्छा? अच्छा का डेफिनेशन बहुत सब्जेक्टिव होता है। अच्छा आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं? लोग एक कच्चे फटे हुए हैं उसको आप अच्छा कह रहे हैं। 80 करोड़ लोग को हम राशन में खाना खिलाते हैं, हम उसको अच्छा कह रहे हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोग को गवर्नमेंट के भरोसे बैठना पड़ता है कि उसको खाना मिलेगा, वो देश में इकोनॉमी अच्छा कर रही है। और कह रहे हैं कि हम फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी है, हम फर्स्ट लार्जेस्ट भी बन जाएंगे ना तो भी हम पुअर रहेंगे। क्योंकि दो चार बड़े बिजनेसमैन का वेल्थ बढ़ने से, टाटा बिरला अंबानी अदानी का वेल्थ बढ़ने से आपका वेल्थ नहीं बढ़ जाएगा। और मैंने ये नोटिस किया है पर्सनली कि जिनके पास पैसा है ना उनको हर चीज में सुविधा दिखाई देती है, और जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें पता ही नहीं कि सुविधा होते भी क्या है। और 99% लोगों के जिसमें पैसा है नहीं, क्योंकि एक ही परसेंट जनता है जो महीने का 30 से 35 हजार पर मंथ से ऊपर कमा रही है, और वही मेरी ऑडियंस है। तो उनको कोई कमी नहीं दिखती है, उनको सब अच्छा दिखता है। इसके बाहर निकल के देखो, कल रात को मैं 3 बजे बनारस में देख रहा था, कुछ लोग साइकिल से जा रहे थे, शौक वाला नहीं, कहीं उनकी शिफ्ट चालू होने वाली थी सुबह 4 बजे से। आप कहोगे सर तो क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं है। ऐसे ही मैंने पूछ लिया कि साइकिल कितना किलोमीटर चला के जाना है, तो बोला 23 किलोमीटर। 23 किलोमीटर साइकिल चला के जाना पड़ रहा है, क्या मजबूरी रही होगी सोच लीजिए। और कोई स्पोर्ट्स साइकिल नहीं चला रहा था, वो नॉर्मल वाली चला रहा था। तो मजबूरी नहीं रही होगी तो करेगा क्या कोई? यूएस में मैं देखता था 9-10 बजे सब सो जाते थे, क्यों? मिनिमम वेज रेट $16 पर आवर। अब सुबह में 8 घंटा काम कर लिया, $200 आ गए पॉकेट में, वो क्या ही मेहनत करने जाएगा? रात में वो क्यों मेहनत करेगा? वो सुबह 7 बजे पहले क्यों दिमाग लगाएगा अपना उठने का और कुछ करने का? 8-9 घंटा का शिफ्ट में ही उसका हो जा रहा है $200 दिन का, यहाँ बेचारे का महीने में ना हो। तो वी आर लिविंग इन ए कंट्री जिसमें बहुत सारे पैराडॉक्सेस हैं। एक लेंस से आप सबको जज नहीं कर सकते हैं, और मेरे जैसे लोग जो बहुत ज्यादा सोचते हैं उनको हर चीज नेगेटिव ही दिखती है और आगे भी दिखती रहेगी। हमारे पास उपाय नहीं है, हमें नेगेटिव दिखेगा ही चीज, कोई उपाय नहीं। और कुछ कर भी नहीं सकते इसका। एनीवे, चलिए स्क्रीन पे। हाँ, ये वन डे के कैंडल्स हैं, बहुत बुरी तरीके से मार्केट गिरा है, बीच बीच में पुल बैक्स में आए हैं। आप देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का पुल बैक, इधर 800 पॉइंट का पुल बैक, इधर 600 पॉइंट का, इधर पुल बैक था,
तो पुल बैक्स आए हैं, ऐसा नहीं है कि पुल बैक्स नहीं आए हैं, मार्केट में पुल बैक रहा भी है। और इधर क्रिप्टो में भी आप देखेंगे तो मोमेंटम धीरे धीरे बुलिश की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो मूवमेंट है हर जगह, आप कैसे इसको अप्रोच करते हैं। बट बात यही है कि अब क्या होता है, लोगों के संग प्रॉब्लम क्या है, मालूम है मार्केट सिनारियो खराब है, हर बाउंस में सेलिंग आ रही है, और कौन से बाउंस के बाद नहीं आएगी ये किसी को नहीं पता। तो जब बाउंस मिल रहा है तो लोग प्रॉफिट बुक आउट नहीं कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं ट्रेड को। ठीक है, तो जब भी बाउंस मिले प्रॉफिट बुक आउट करना है, एग्जिट करना है। ठीक है, होल्ड किए रहेंगे ना तो खत्म हो जाएंगे। क्यों, आप देखो 68 तक शूट किया, पूरा डिप दे दिया। अगर मैं इसको 5 मिनट कर दूं टाइम फ्रेम को, तो आप नोटिस करोगे यहां भी 68 गया, यहां भी 68 गया, यहां तो 68 से थोड़ा सा और ऊपर गया, और वापस डंप हो गया, वापस डंप हो गया, वापस डंप हो गया। हाँ, बट बाउंस 66 से कर जा रहा है, यहां भी किया, यहां भी किया, यहां भी किया। तो ये स्विंग जो है ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है, प्रोवाइडेड आप उसको यूज करना चाहें तो। करते ही नहीं है आप लोग, क्या ही कहा जाए। कब सीखेंगे आप लोग कि टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना पड़ता है। बट प्रॉफिट बुक करने के लिए पहले ट्रेड भी करना पड़ता है। किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अकाउंट ओपन करिए। अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं क्रिप्टो में, हम क्रिप्टो वाले ग्रुप में डिस्कशन भी करते हैं इन सब चीज़ों का। ठीक है, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई हैं, उनका फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं। मेरे लिंक से अकाउंट ओपन अगर आप करेंगे तो क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस दे दिया जाएगा आपको। अगर आपके पास ऑलरेडी डेल्टा का अकाउंट है तो नीचे कॉइन डी6 और कॉइन स्विच दोनों का अकाउंट होगा, उसमें ओपन कर लीजिएगा और फिर करिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, आप सब में थोड़ा थोड़ा ट्रेड करिए। डेल्टा एक्सचेंज बहुत सेफ है, अच्छा है। और जो बाकी जगह आता है ना इशू, पे आउट नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, वो इश्यूज डेल्टा में नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेल्टा बहुत हद तक सेफ्टी पे बैठा हुआ है। आज तक एक यूजर का कंप्लेन नहीं आया कि डेल्टा ने उसके संग कुछ गलत किया। और ये कंपनी 3-4 साल से चल रहा है और इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी भी ये बन चुकी है ऑन रिकॉर्ड। सिर्फ ब्रोकिंग का नहीं बोल रहा हूँ, ओवरऑल इंडिया का बता रहा हूँ आपको। और आप अभी तक पीछे बैठे हुए हैं। तो डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अकाउंट ओपन करिएगा। एटलीस्ट 500 रुपये 1000 रुपये से ट्रेडिंग चालू करके प्रैक्टिस तो करके देख लीजिए ना कि क्या है, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। 5 हजारों चीज आप टेस्ट करते हैं, 500 रुपये का इसका भी टेस्टिंग कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपन करिएगा। चलिए आते हैं इंडियन मार्केट डिस्कशन में। गोल्ड वापस से रिट्रेस करके ऊपर की तरफ जा रहा है। 4560 के नीचे जब तक नहीं जाता है इंटरनेशनल में क्रूड, XAU USD मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कॉइन स्विच पे। ठीक है, इसके नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर यही गोल्ड आपको ट्रेड करना है तो गोल्ड तो नहीं मिलेगा, बट पैक्स जी आपको जरूर मिल जाएगा इन डेल्टा। वो भी गोल्ड का रेप्लिका ही होता है, $10-12 का डिफरेंस चलता है, बट उस रेप्लिका होता है, तो आप उसको आराम से ट्रेड कर सकते हैं। करिए उसको, देखिए। आइए निफ्टी पे डिस्कशन करते हैं। निफ्टी का आपको ये फॉल दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं, क्या दिखेगा आपको? आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे लास्ट टाइम जब मार्केट गिर रहा था तो 22,000 पे एंड फिर 21,800 पे। ठीक है, 21,800 पे लास्ट टाइम मार्केट ने एक सपोर्ट लेके बाउंस किया था। ये लास्ट ईयर का ही वैल्यू है। ठीक है, विच इज 21,750 800 आप ऐसे पकड़ लीजिए। और यही जोन पे मार्केट ने बहुत बार मल्टीपल टाइम्स यहाँ से भी बाउंस किए थे। इलेक्शन का जो लो था वो 21,250 का था, जो उस समय 200 डेमा था। आज हम 200 डेमा के नीचे चल रहे हैं, एंड ये रेंज भी टूटा अगर, तो यहां तक का रेंज ओपन होता है विच इज 20,200। तो मार्केट टेक्निकली 21,700 से लेके, तो 21,800 से लेके 20,000 के रेंज में लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन भी कर सकता है। अगेन मैं बियर हूं, मैं चाहता हूं मार्केट पूरा 18,000 तक जाए, एटलीस्ट 18,999 तो आए, ताकि मेरे सारे ट्रोलर्स मुंह बंद करके जीवन भर के लिए बैठ जाएं। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल हिसाब में बात करता हूं ना, तो मैं एक ही चीज कहूंगा आपको कि मार्केट इस रेंज में लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में, विच इज रफली 1500-1600 पॉइंट्स का रेंज, एंड 20,000 पे मार्केट अभी है। यहां से 5-7% ही है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है 20,000 का नंबर।
बट पॉइंट ये है कि ये रेंज में मार्केट लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में जा सकता है। ये सेम कंसेप्ट ना मैंने अभी वाराणसी सेमिनार था वहां पे भी बताया था कि हो सकता है मार्केट इस जोन में लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में जाए, क्योंकि क्रूड के प्राइस मान लो अभी जैसे 110 $120 के आसपास कहीं स्टेबल हो गया अगर, तो प्राइस वहीं पे रह गया, तो मार्केट भी ना उसी इन्फ्लेशन को, उसी नंबर को पहले एक जोन में फैक्टर करने की कोशिश करेगा, एंड यही टाइम रहेगा आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करते रहने का। 1-2 तारीख आ रही है, एसआईपी के पैसे भी भर भर के आएंगे, उसके बाद जब वो पूरा बिल्डअप हो जाएगा, वहां से क्या होगा, वहां से स्ट्रॉन्ग बाउंस की पॉसिबिलिटी भी दिखाई देती है। तो देखते हैं कैसे क्या अप्रोच हो सकता है, कैसे क्या किया जा सकता है, एंड उसके बाद ही किया जाएगा इसको, ठीक है। तो उसको देखते हैं, मतलब आई पर्सनली फील कि एक बार ये रेंज में अगर कंसोलिडेट कर गया ना मार्केट, तो वो हेल्दी होगा फॉर फ्यूचर। क्योंकि नोटिस करिए आप, मार्केट ने 18,000 के रेंज में बहुत दिन कंसोलिडेट किया था, ठीक है। जब इधर कंसोलिडेट किया था तो जब बाउंस किया तो फिर 22,000 के रेंज में मार्केट 21 to 22,000 के रेंज में अच्छा कंसोलिडेशन किया, वो रीजन आज भी सपोर्ट बना हुआ है। इसी तरह से थोड़ा सा नीचे आके ये इस रेंज में अगर कंसोलिडेशन कर लेता है तो इट इज गुड फॉर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट। देखते हैं। बट अब इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बता दूं एक बार लेवल। अच्छा, बैंक निफ्टी का भी सेम चीज बता देता हूं आपको। देखिए आप लोग जो भी मेरे को फॉलो करते हैं, मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि बैंक निफ्टी का इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 48,000 ही है। हम 62,500 से 50,000 एंड अब 48 पे बढ़ने ही वाले हैं। तो 48 पे यस लॉन्ग टर्म सपोर्ट आपको बैंक में देखने को मिल सकता है। कोई बैंक स्पेसिफिक जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, जो बैंक के फंड्स होते हैं, बैंकिंग फंड जिसको बोलते हैं, अगर कोई प्लान करना चाहता है इन्वेस्टिंग का ना, तो थोड़ा सा एसआईपी उसमें भी चालू कर सकता है बैंकिंग रिलेटेड सेक्टर में, क्योंकि ये अब ना अच्छा खासा ऐसा जोन आ रहा है जहां पे ठीक है करेक्शन देखने को मिल सकता है। 50,000 से 48,000 4-5% हुआ, हो सकता है मार्केट 45 भी चला जाए, बट कहीं तो खरीदना चालू करिएगा, बैठे नहीं रहिएगा ना। सेम चीज निफ्टी के लिए है, ये 18,000 तक जा सकता है, 18,999 तक जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 18,001 तक भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी लोग 12,000 के भी टारगेट बात करेंगे, सब होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जब 26,000 पे था तो 18,000 में अकेला ही बोल रहा था, और जब वो 18,000 पड़ेगा ना तब 30,000 में अकेला ही बोल रहा हूँ, और मैं 30,000 नहीं बोल रहा हूँ, तब तब मैं 34 और 35,000 की बात कर रहा हूँ, वहां से सीधा डबल का। मतलब आप समझ रहे हो। लेकिन हाँ, उस समय आप खरीद पाओगे कि नहीं खरीद पाओगे वो आपके ऊपर है। 35 में तो नहीं खरीद पाओगे ना फिर, तो इससे बढ़िया कि यही जोन में खरीदो, 18 से 22-20,000 के रेंज में खरीदो। कौन मना कर रहा है आपको। हाँ बोलोगे बहुत पैसा नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत है भाई, बोलोगे सर इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, बिजनेस डाउन है, ये डाउन है, वो डाउन है, ठीक है, वेट करिए ठीक होने का। मार्केट प्रोएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव नहीं। पहले ही हो जाएगा, बाद में आपको पता चलेगा, वो कब रिवर्स कर जाए पता नहीं चलेगा। आपको ये ध्यान रखना कितनी ट्रेन बिहार से वापस गुजरात जा रही हैं, ये ट्रैक करना चालू करिए। आज ही मैंने सूरत में जन को से बात करी कि फैक्ट्री वापस खुल रही है, नहीं नहीं सर अभी तो टाइम है। तो अभी टाइम है, तो अभी टाइम है इन्वेस्टिंग का भी। जिस दिन वो लेबर को वापस बुलाने लग जाएंगे ना, उस दिन से वापस इंडियन इकोनॉमी वापस रिवाइव करने लगेगी। आपको पता नहीं चलेगा, उधर के पैसे लोग बल्क में पैसे भर भर के डाल देंगे मार्केट में, मार्केट वहां से बाउंस कर जाएगा। आप 1,000 पॉइंट ऊपर में सोचोगे कि अच्छा अब वापस गिरेगा तो इन्वेस्ट करेंगे, नहीं गिरेगा मार्केट पे, सोचते रह जाओगे, ठीक है। तो सोचते मत रह जाओ, करो। हाँ, जितना करेक्शन लार्ज कैप में हुआ है उतना मिड कैप में नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट लेग ऑफ फॉल मिड कैप में भी हो सकता है, जो कि आपका 10,500 से 11,000 के रेंज तक जा सकता है। मिड कैप वगैरह में उतनी फॉल्स नहीं आए हैं अभी, वहां पॉसिबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा फॉल की है। तो वो लास्ट लेग ऑफ फॉल होगा जहां पे मिड कैप स्मॉल कैप तो पूरा टूट चुका है, मिड कैप भी खत्म होता हुआ दिखेगा, वो लास्ट लेग ऑफ फॉल होगा। कब होगा किसी को नहीं पता, बहुत जल्दी होगा। चलिए अब इंट्राडे वालों के लिए लेवल बता देता हूँ। वीडियो काफी लंबी हो गई यार।
कुछ लोग गाली देंगे, सर इतना देर क्यों बकवास किया आपने, जल्दी खत्म कर देते वीडियो को। भाई ऊपर में मार्क करके रखो 22,400 का लेवल, नीचे में जो लो था 22,300 का वो मार्क करके रखिए। 22,300 के नीचे मार्केट जाता है तो 22,140 फर्स्ट लेवल एंड 22,000 सेकेंड लेवल आपको देखने को दिखा सकता है मार्केट। 22,400 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो फर्स्ट हर्डल ही है 22,600 का, तो 200 पॉइंट का क्लियर स्विंग बनता है। 22,600 के ऊपर निकलेगा नहीं वो देखना होगा। बैंकिंग जिस तरह से टूटा कोई माई बाप नहीं है, लेकिन अब रिबाउंड का भी उम्मीद दिखाई दे रहा है क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी सेटल डाउन होंगी। 50,600 ये लेवल ध्यान रखिए, इसके ऊपर निकला तो ही बुलिश व्यू लीजिएगा, बट एक बार 50,000 टूटा ना, तो मैं सर बता रहा हूँ आपको 50,000 जब टूटेगा ना एक बार, अगर बहुत सारे ईटीएफ के लिक्विडेशन चालू होंगे और वो ईटीएफ जो लिक्विडेशन ट्रिगर होंगे ना वो इसको बहुत फास्ट ड्रैग भी करेंगे नीचे, तो मैं वो सिचुएशन को अवॉइड करना चाहता हूँ। नेक्स्ट 2 दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी, उस पर भी फोकस रहेगा, ठीक है। 72,000 मेक और ब्रेक नंबर रखिए, इसके ऊपर है या मार्केट या नीचे है उस बेसिस पे जज करिएगा आप। आईटी इवेंचुअली देखिए अभी तो ठीक ठाक आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत लोग, अभी मैं था तो वहाँ पे एमस्टॉक ईटीएफ से जो मैम आई थी उनसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे, मैम क्या हम लोग आईटी ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कोई आपको ये नहीं कहेगा कि मत करो, ठीक है। सब ये कहेंगे कि एक बार देखिए कि आपको लगता है आईटी में रिकवरी आएगी नहीं आएगी तब करिएगा, बट मेरे हिसाब से ना 23-24 हज़ार के पहले इसमें भी रेंज नहीं बनता है इन्वेस्टिंग का। हाउएवर 26,000 है, वहाँ से स्टार्ट करके 23-24 हज़ार के रेंज तक आप प्लानिंग कर सकते हैं, उसके पहले मतलब नहीं है। अब एक बार ऑप्शन चेन्स दिखा देता हूँ आपको। निफ्टी का तो ऑप्शन चेन देखिए एकदम नया रहेगा, तो उसमें दिमाग नहीं लगाना है अपने को, क्योंकि नया एकदम ऑप्शन चेन है, प्रीमियम्स हाई है, तो डीके का प्लानिंग नहीं कर सकते उसमें हम। सेम चीज़ होगा आपका इसके लिए, निफ्टी बैंक के लिए। अब इसके ऑप्शन चेन का अगर आप देखेंगे 28 का एक्सपायरी का, तो अभी इतनी लिक्विडिटी नहीं आई है, अभी उतने कॉन्ट्रैक्ट से राइट नहीं हुए हैं, तो क्या ही प्लानिंग करोगे। लेकिन सेंसेक्स की एक्सपायरी 2 दिन बाद है, उसका ऑप्शन को देखिए। 2 दिन में 800 पॉइंट प्रीमियम बैठे हुए, 800 पॉइंट, और एक दिन का डीके फैक्टर कल लगेगा, टूटेगा बढ़िया से प्रीमियम। मार्केट का पता नहीं, प्रीमियम बहुत अच्छे से टूटेगा। अभी अपने बात कर ही रहे थे, इधर गोल्ड और ब्रेकआउट मार दिया, तो क्रिप्टो भी मारा होगा। देखिए क्रिप्टो भी चल रहा है ऊपर। यही है, अपॉर्चुनिटीज हैं, आप कैसे प्ले करते हैं उसके ऊपर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अकाउंट जरूर ओपन कर लीजिएगा।